हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं यहां कर दूं। बच्चों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर। पहली चीज बेटा, एक बार हम लोग ऑलरेडी पूरा कंप्लीट सिलेबस खत्म करके चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। जी हां, 2026 चल रही है ये। इससे पहले हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस को अपलोड कर दिया है। यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां पर उन लेक्चर्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो यानी कि जो हमारे पास ओल्ड लेक्चर है वो आपको चैनल के होम पर मिल जाएंगे। चैनल पे क्लिक करोगे, वहां पे होम दिखाई देगा आपको। होम पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, होम शॉर्ट्स वीडियो दिखाई पड़ता है। तो होम पे जाओगे तो पूरे फोल्डर्स बने हुए हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, सारे फोल्डर बने हुए हैं। वहां से आप बाकायदा पूरी स्टडी कर सकते हैं, जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट में करना चाहते हैं। ठीक है, जो बच्चे ऐप पर हैं उनके लिए भी ये ओल्ड लेक्चर्स ऐप पे भी अवेलेबल है। यूट्यूब पे बार-बार नहीं जाना है, कोई बात नहीं, ठीक है, और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं ये जो नए लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। नए लेक्चर की वजह से कुछ बच्चों में कंफ्यूजन है कि अभी जस्ट लेक्चर्स को अपलोड करना स्टार्ट किया, इससे पहले लेक्चर्स नहीं थे। तो लेक्चर्स ऑलरेडी एक बारी थे। अब न्यू लेक्चर्स का मतलब हर एक चीज एडवांस, ठीक है। अब तो एआई टेक्नोलॉजी भी आ गई है, तो हर चीज यहां पर एडवांस कर दी है, इनहैंस कर दी है। पुराने लेक्चर का मतलब ये नहीं कि वो बेकार हो गए, वो भी उतने ही इफेक्टिव है। बट जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, यहां पर हिंदी भी साथ में हम लोग कवर करके चल रहे हैं। वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, सटीकनेस है, और थोड़ा सा और प्रिसाइज लेके चल रहे हैं। ओल्ड लेक्चर्स, जो कुछ लेक्चर्स बहुत ज्यादा डिटेल में है, अगर पढ़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ना है तो नए लेक्चर्स को हम काफी प्रिसाइज में लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो पिछले 4-5 सालों में पेपर्स है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कहते हैं कंटेंट को सेट किया है कि बहुत ज्यादा डाइवर्ट ना हो। लेकिन अब आपका एग्जिट एग्जाम है तो दोनों ही जो लेक्चर्स है आपके लिए क्या है, ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर चीजें आपको साथ में हिंदी और थोड़ी सी इनहेंस तो होती है। हर चीज जो भी नए वर्जन के साथ आती है थोड़ी अच्छी होती है। बट जो पढ़ाई के बारे में बात करें, मोबाइल के केस में ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कि पुरानी चीज बेकार होती है, बट पढ़ाई के मामले में पुरानी चीज बेकार नहीं होती। ओल्ड लेक्चर्स गोल्ड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर स्पेशली खास चीज क्या है, चीजें इनहैंस है, साथ में आपको हिंदी मिल रही है। हिंदी वाले बच्चों की शिकायत थी पिछले कई सालों से कि सर हिंदी में भी नोट्स और लेक्चर्स को अवेलेबल करवाइए। ठीक है, तो नोट्स और लेक्चर आपके हिंदी में अवेलेबल रहेंगे। केवल यहां पर थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि जो लाइव क्लासेस ले रहा हूं ऐप पर मैं, ठीक है ना, वही लाइव क्लासेस को अभी मैं अपलोड कर रहा हूं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, अलग से रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं है। और एक चीज जो यहां पे थोड़ा सा आपको कुछ बच्चों के लिए ओके है, कुछ बच्चों को थोड़ा सा करते सर दिक्कत आती है। नोट्स बेटा आपको सिर्फ ऐप पे मिलेंगे, यूट्यूब पे नहीं डाल रहे हैं, डायरेक्ट ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ऐप पे जाएंगे, सब्जेक्ट में जाएंगे, सब्जेक्ट में जाकर के चैप्टर खोलेंगे, वो लेक्चर खोलेंगे, वहां पर नोट्स का लिंक, नोट्स जो है पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो वहीं पर ही मिलेगी, यूट्यूब पे इस बार नहीं है, हिंदी इंग्लिश वाली। ठीक है, और क्या कहते हैं, ऐप के अंदर वैसे भी आपको सारी चीजें, जिन बच्चों ने ऐप लिया हुआ है वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन, इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, जो कि अब आपका कंपलसरी होने वाला है, या मान के चलो कि हो गया है। तो आप लोग ढिलाई ना करें। जो इस साल बच्चे हैं डी फार्म के अंदर, खास करके फर्स्ट ईयर वाले, ठीक है, सेकेंड ईयर वालों पे कुछ हद तक तलवार लटकी है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल होता क्या है, जिस साल से एक्ट लागू होता है उसी साल से बच्चों पे भी वो सारी चीजें लागू हो जाती हैं। लेकिन इस साल जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनके ऊपर थोड़ी सी तलवार ज्यादा लटकी है। ठीक है, 1-2 महीने के अंदर वो भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। लेकिन फिलहाल मैं तब भी कहूंगा आप लोग अभी से एग्जिट एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। उसके 2 फायदे हैं, आगे जाके आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एग्जाम की तैयारी में भी क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ठीक है, हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम को टारगेट लेके चल रहे हैं 2028, यानी कि इस साल जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनकी प्रिपरेशन हम लोग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए साथ के साथ लेके चलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, बाद बाकी कोर्स का प्राइस कभी हमारा चेंज नहीं हुआ है, वो 1100 रुपए ही है। साथ साथ में आपकी इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर, ठीक है, 550 की 2 इंस्टॉलमेंट में आप इसको ले सकते हैं। बाद बाकी आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें जाइए क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। बेसिकली एमसीक्यू, पीवाईक्यू, नोट्स, हिंदी, इंग्लिश, सब चीज वहां पे काफी डिटेल में है। एमसीक्यू टेस्ट वगैरह अवेलेबल है, वो सब जाके आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट का मैंने फ्री किया हुआ है कंटेंट, वहां पे जाके आप उसको चेक कीजिए।
ठीक है, ये कुछ बातें बतानी थी कि चीजें नई नहीं है, चीजें काफी पुरानी चल रही है, चीजों को अब कुछ नए सिरे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें आज का लेक्चर, आ जाइए। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई चल रही है। पहला चैप्टर फार्माकोलॉजी का बड़ा था काफी, थोड़े से बीच में एक दो गैप रहे, लेंदी हो गया। ठीक है, सारे लेक्चर्स इसके अच्छे से आप लोग कवर कीजिएगा, क्योंकि अब ये लेक्चर खत्म हो गया। इसकी अब मैं एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करूंगा, लेकिन पहले इसका मैं पीवाईक्यू डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है ना, यानी कि कल जो लेक्चर आएगा उसमें इस चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर में पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, क्या अभी तक पूछा गया है। ठीक है, और अगर उतने ही क्वेश्चन भी आप लोग कर लेते हो तो उतने में ही क्या हो जाएगा, मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर लेंदी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, कम से कम मिनिमम 10 मार्क्स इस चैप्टर से आता है, तो अच्छे से आप लोग इसको करिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। देखो यहां पे हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, इस यहां पर हम लोग जर्नल मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अब आप लोगों को एक चीज बता दूं मैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ स्टेट्स में, स्पष्ट कर दे रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्चुअल में होता है, ठीक है ना, एक्चुअल वाला, वो अपने सिलेबस में नहीं है। यस, बट उसके बावजूद कुछ स्टेट्स में पूछे जा रहे हैं, और अगर वो पूछे जा रहे हैं तो उसका तोड़ क्या है, उसका तोड़ मैं बताऊंगा कि उसका तोड़ क्या है। आप सब लोग जो भी जिस किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, अपना प्रीवियस ईयर पेपर को चेक कीजिएगा और देखिएगा क्या उसमें मोड ऑफ एक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक आध आता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा तो नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन यानी, ठीक है ना, मोड ऑफ एक्शन कह लो या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कह लो, एक ही बात होती है। एक्चुअल अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे चले जाओगे आप, तो वो काफी हर एक ड्रग का, हर एक उसके लिए काफी अलग होता है, काफी डिटेल होता है। ठीक है, पहली चीज। और एक चीज बता दूं मैं, ये आप लोग क्या पढ़ रहे हो, फार्माकोलॉजी। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर एक्शन तो है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेटा फार्माकोलॉजी अगर आप बी फार्म में जाओगे तो वहां पे 4 सेमेस्टर्स में कवर होती है, यानी कि 2 इयर्स में, और इसीलिए वहां पे फुल डिटेल में चलता है सब कुछ। ठीक है, अपना एक ही साल में सब कुछ पढ़ना है, तो क्लासिफिकेशन तो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो वो तो करनी है। मोड ऑफ एक्शन को आप लोग, जो आज हम जर्नल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करेंगे साथ साथ में, जब हमारे आगे के चैप्टर स्टार्ट होंगे वहां पर कुछ खास चीजों के मोड ऑफ एक्शन एक दो लाइन वाले मैं करवाता हुआ चलूंगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा। बेसिक मैकेनिज्म बता दूंगा, लेकिन एक होती है डिटेल मैकेनिज्म, उसके चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा अभी। ठीक है, ठीक है, पीछे किसी एक दो स्टेट ने पूछा भी गया, लेकिन अब वो पूछना धीरे धीरे कम कर दिया गया, बंद कर दिया, क्योंकि वो सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन नहीं है। क्लियर होगी बात? चलिए, अब हम यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जगह हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जर्नल। मतलब एक तरीका होता है कि दवा इस तरह से काम करेगी। ठीक है, स्टार्ट करें। तो जर्नल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जर्नल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ठीक है, दिखाई दे रहा है, दवा की सामान्य क्रियाविधि। चलिए, मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म इज हाउ ड्रग इंटरेक्ट विद द बॉडी। जो दवा है वो हमारी बॉडी के साथ किस तरह इंटरेक्ट करती है, कैसी प्रक्रिया करेगी विद द बॉडी, जिससे कि क्या प्रोड्यूस हो सके, थेरेप्यूटिक या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, एक ही बात है। दवा कैसे इंटरेक्ट करती है हमारी बॉडी में जाके करती क्या है, कहां जाकर के रिएक्ट करती है, किससे टकराती है, किसको ऑर्डर देती है, क्या कर रही है, किस प्रकार से हमारी बॉडी में इफेक्ट पैदा करती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो
जिन बच्चों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनको मैं एक छोटा सा आइडिया देने की कोशिश करता हूं। पहले आप लोगों को पता है क्या हमारी बॉडी में ब्रेन सिग्नल भेजता है, ये बात सबको पता है, अच्छे से पता है, ठीक है। ब्रेन सिग्नल भेजता है, हार्मोन्स खुद सिग्नल की तरह काम करते हैं जहां जाते हैं, तो हार्मोन्स को जो सेल्स या टिश्यू हैं जहां पे जाके एक्ट करता है, ठीक है, फिर जो हार्मोन जैसा होता है उसके हिसाब से वो काम करवाता है। तो हमारी बॉडी कैसे पहचान लेती है कि ये वाला हार्मोन है, कि ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, कि बीपी कम करने वाला वो वाला हार्मोन है, कि उसने डायलेट करवाना है, कि क्या करवाना है बॉडी को, बीपी कम करने के लिए ब्लड वेसल को डायलेट करवाना है, कि कॉन्स्ट्रिक्ट करना है। ये सारे काम हमारी बॉडी पहचान पाती है, और उसको पहचानने के लिए सेल्स के पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स पता है प्रोटीन्स के होते हैं, हम लोगों ने देखा था, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर ये इस टाइप से रिसेप्टर्स लगे होते हैं। इसी के ऊपर जो भी हार्मोन है या केमिकल है हमारी बॉडी में जो बन रहे हैं वो आकर के अटैच होते हैं और सेल के अंदर सिग्नल भेज देते हैं, ठीक है। अब जैसा भी हार्मोन या सिग्नल होता है, रोकने वाला है, बढ़ाने वाला, वैसा होता है। ठीक उसी तरीके से जो हमारा ड्रग होती है हमारी, वो इसी तरीके से रिसेप्टर पे आकर के अटैच होती है, ठीक है। और वो रिसेप्टर फिर अंदर क्या भेज देता है, सिग्नल। सिग्नल पहुंचता है कहाँ, न्यूक्लियस के पास। फिर न्यूक्लियस उसी हिसाब से पूरे सेल को ऑर्डर करता है कि भैया ये काम करना है या ये वाला काम रोक देना है, ठीक है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अब आगे देखते हैं, तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। टिपिकली आमतौर पर सामान्यतः ड्रग्स टारगेट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। ड्रग जनरली किसी एक खास मॉलिक्यूल को टारगेट करेंगे, जैसे कि रिसेप्टर्स हैं या किसी एंजाइम्स को। एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम का काम क्या है, ठीक है, कोई रिएक्शन हो रही है A to B, तो उसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं, हमारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर कोई ड्रग आ करके इस एंजाइम के बांध देती है और इस एंजाइम को स्टॉप कर दे, तो ये रिएक्शन होना बंद हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से भी काम करती है। उल्टा भी हो सकता है, एंजाइम को आगे और एक्टिवेट कर दे, रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करते हैं, एंजाइम्स पे आयंस चैनल्स, जो आयंस के चैनल्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम वाले जो अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, या ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर जाकर के दवा क्या करती है, एक्ट करती है। और टू अल्टर, अल्टर मतलब बदलने के लिए, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं उनको चेंज करने के लिए, यही कुछ 2-4-6 चीजें हैं जिनके ऊपर दवा जो होती है, ड्रग जाके अटैच होती है और सिग्नल भेजती है सेल के अंदर, ठीक है। फिर कह रहा हूं यहां पर हम लोग जर्नल मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हर जगह एप्लीकेबल हो जाते हैं लगभग तरीके, मतलब ऐसा नहीं कि ये चारों एक ही पे लागू हो जाएंगे। किसी कहीं पर एंजाइम के द्वारा रोका जा रहा होगा रिएक्शन, कहीं पर रिसेप्टर के द्वारा काम किया जा रहा होगा, डिपेंड करता है। हो सकता है कहीं पे दोनों के एक साथ काम किया जा रहा हो, ठीक है। तो आओ देखें, सबसे पहला है इंटरेक्शन विद रिसेप्टर। रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्शन, इसमें क्या है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, हम सबको पता है। रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स ऑन द सेल सरफेस, सेल के सरफेस के ऊपर भी और इनसाइड सेल। रिसेप्टर आप लोग सोचते होंगे सेल के बाहर ही होते हैं, नहीं, रिसेप्टर सेल के अंदर भी होते हैं। क्यों, जो एंडोजीनस लिगेंड है, सेल के अंदर जो चीज बन रही है वो अंदर वाले रिसेप्टर्स पे लग करके बाहर सिग्नल भेजती है। अंदर एंडोजीनस मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है, ठीक है, जैसे हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, जो हमारी बॉडी के अंदर ही क्रिएट हो रहा है, तो सेल के अंदर बनेगा, सेल के द्वारा वहां पे सिग्नल भेज दिया था। तो नॉर्मली जो दवा एक्ट करती है वो जाहिर सी बात है आउटसाइड वाले पे एक्ट करेगी, बट रिसेप्टर सरफेस पे और सेल के अंदर दोनों जगह पाए जाते हैं, ठीक है। डेट बाइंड टू ड्रग्स, और ड्रग को बांधती है, और एंडोजीनस लिगेंड्स या एंडोजीनस लिगेंड जैसे कि हार्मोन से न्यूरोट्रांसमीटर है, और फिर एक्ट करती है। मैकेनिज्म समझते हैं इसकी। अब ये दो तरीके से काम करता है। दवा रिसेप्टर पे आके बंध गई है तो दो तरीके से काम करता है, और ये दोनों जो टर्म हम पढ़ेंगे दीज आर इंपॉर्टेंट। पहला है एगोनिस्ट, दूसरा है एंटागोनिस्ट। दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है। एगोनिस्ट क्या है, ड्रग्स डेट बाइंड टू द बाइंड एंड एक्टिवेट रिसेप्टर, जो रिसेप्टर्स को क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी कि काम को बढ़ाएंगे, जो काम चल रहा है ये मिमिक करते हैं, नकल करते हैं द इफेक्ट ऑफ एंडोजिनस सब्सटेंस। जो हमारी बॉडी के अंदर सब्सटेंस है उसकी नकल कर रहे हैं। उसकी नकल करने का मतलब है कि वो उसी के काम को बढ़ाएंगे, जैसे कोई हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है। तो एगोनिस्ट क्या हो रहे हैं,
हमारे ही बॉडी के अंदर पाए जाने वाले की सब्सटेंस की नकल करते हैं और जो वो काम करवाते हैं उस काम को कह रहे हैं और करो। ठीक है, तो एगोनिस्ट कहलाते हैं ये। जैसे एग्जांपल की बात करें, मॉर्फिन एक्टिवेट ओपियोइड रिसेप्टर्स। मॉर्फिन क्या करता है? ओपियोइड रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है। एंटागोनिस्ट, ये भी रिसेप्टर से बंधेंगे बट क्या कर रहे हैं? ब्लॉक या रोक देते हैं। उल्टा काम करते हैं। द एक्शन ऑफ एंडोजिनस सब्सटेंस, हमारी बॉडी के अंदर के सब्सटेंस जो काम कर रहा है, जैसे कि मान लो, ठीक है, या एगोनिस्ट, कोई मेडिसिन हमने खाई है और उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया है तो उसके काम को भी ये रोकने का काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे एंडोजिनस सब्सटेंस की बात क्यों हो रही है भाई? मान लो आपका हार्ट बीट बहुत तेज है, ये काम कौन करवा रहा है? हार्ट बीट आपकी तेज किसने करी है? एंडोजिनस सब्सटेंस ने। बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है ना, तो इसीलिए कह रहा है ब्लॉक या रोकता है। किसके एक्शन को रोकेगा? ये हमारी बॉडी के अंदर जो सब्सटेंस है। हमारा बीपी बढ़ा हुआ है, किसने बढ़ा दिया? हमारी बॉडी के अंदर मौजूद सब्सटेंस, जिसको हम कहते हैं एंडोजिनस सब्सटेंस, उसके काम को ये रोकते हैं तो एंटागोनिस्ट, और उसके ही काम को अगर बढ़ाते हैं तो एगोनिस्ट। ठीक है, क्लियर है बातें? एग्जांपल आ जाएगा यहां पर, एंटी हिस्टामिन ब्लॉक द हिस्टामिन रिसेप्टर्स। एंटी हिस्टामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, फिलहाल एक एग्जांपल दे करके और तरीका समझ के यहाँ पे फिनिश करना है हमको। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना अभी यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। दूसरा है हमारे पास, पहला हो गया रिसेप्टर वाला, दूसरा एंजाइम। एंजाइम पे कैसे काम कर रहा है? एंजाइम इनहिबिशन, या तो एंजाइम को रोकेगा या एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, एंजाइम्स आर प्रोटीन, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं सब चीजें में, और आप लोगों ने एंजाइम्स नहीं उसमें पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में और डिटेल में आएगा। ठीक है ना, एंजाइम्स के बारे में जिसको नहीं पता सुन लो। एंजाइम्स प्रोटीन तो है, लेकिन एंजाइम का दूसरा नाम क्या है? बायोकैटालिस्ट। क्या है? बायोकैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होते हैं? व्हाट आर द बायो क्यों कहा गया? लिविंग थिंग्स के अंदर जो कैटालिस्ट का काम कर रहे हैं। और कैटालिस्ट कौन होते हैं? कैटालिस्ट कौन होते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी रफ्तार को जो बढ़ाते हैं उसको हम लोग कैटलिस्ट, रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करेंगे? इनहेंस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को जो बढ़ाते हैं उसको हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं, और एंजाइम हमारे कैटलिस्ट होते हैं। मैं पहले भी एक बार बताया था, आप लोगों की क्लास में बताया, किस क्लास में नहीं पता। जो हम मॉर्निंग में एक ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, यानी कि एक बार का जो हम अपना डाइट लेते हैं, ठीक है, अगर हमारी बॉडी में एंजाइम्स ना हो तो वो डाइट को पचने में 16 साल लग जाएंगे लगभग। ठीक है, बट हम लोग इतना काम करते हैं, बॉडी में हर समय एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो ये एंजाइम्स इसीलिए हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के सारे रिएक्शंस एंजाइम्स के द्वारा होते हैं, कोई भी रिएक्शन बिना एंजाइम का नहीं है। ठीक है, अब एंजाइम काम कैसे कर रहा है? ओके, बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं उसको कैटलाइज करते हैं ये मैकेनिज्म। ड्रग कैन, या तो वो रोकेगा एंजाइम को टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट, जिससे कि कोई जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या हो? ना बने। जैसे कि बड़ा अच्छा उदाहरण है यहाँ पर ACE इनहिबिटर्स, ये जो मेडिसिन होती है जिसमें इनालाप्रिल नाम की एक ड्रग है। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसको रोक देता है। एंजियोटेंसिन 1 फिर 2 में कन्वर्ट होता है और ये आगे जाके बीपी को क्या करता है? बढ़ाता है। एंजियोटेंसिन, ये जो एंजियोटेंसिन है इसको कन्वर्ट करके एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो एंजियोटेंसिन जो 2 होता है आगे जाकर के बीपी को बढ़ाने का काम करता है। तो जो एंजाइम इसको आगे जाके कन्वर्ट कर रहा है जिससे कि बीपी बढ़ेगा, उस एंजाइम को ही ये मेडिसिन क्या कर दे रही है? रोक दे रही है, तो हमारा बीपी बढ़ना कम हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे आते हैं। ड्रग्स कैन आल्सो एक्टिवेट एंजाइम्स, एंजाइम को एक्टिवेट भी कर सकती है। ठीक है, टू इनहांस देयर एक्टिविटी, जिससे कि उसकी एक्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखेंगे, इसमें एग्जांपल आएगा। पीछे मेटाबॉलिज्म में हम लोगों ने कुछ केस पढ़े थे कि ड्रग्स होती है कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देती है। ठीक है, तो उसे एक्टिवेट भी कर सकती है। तीसरा है इंटरेक्शन विद आयंस चैनल्स। आयंस चैनल्स पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में, जो कि आयंस होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम वगैरह है, इनको सेल के अंदर बाहर करते हैं। इसको क्या करते हैं कुछ ड्रग्स? आयन चैनल्स देखो ये भी किसकी बनी हुई है? प्रोटीन्स के ही होते हैं आयन चैनल्स, क्योंकि जो प्रोटीन होती है सेल मेम्ब्रेन के आर पार, उसको उसमें से जब क्या कहते हैं आयंस अंदर बाहर जाते हैं तो उसको आयन चैनल बोल दिया जाता है।
ये रेगुलेट करते हैं फ्लो ऑफ आयन सोडियम पोटेशियम कैल्शियम अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब इसका एग्जांपल समझते हैं मैकेनिज्म। ड्रग या तो ब्लॉक करेगी या मॉड्यूलेट या कंट्रोल करती है कि कम करना कि ज्यादा करना है, या पूरा पूरा ब्लॉक कर सकती है, दोनों काम कर सकती है, जिससे कि सेलुलर एक्साइटेबिलिटी, सेल की जो एक्साइटेबिलिटी है वो क्या होती है, कंट्रोल हो जाती है। एग्जाम्पल इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर, और ये आपको याद भी रखना है, आगे जाके काम में आएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम का काम अभी आप लोग देखोगे मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा होता है। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, ये जो मैं हाथ फोल्ड कर पा रहा हूँ, उंगलियां ऐसे कर पा रहा हूँ, जैसे ऐसे करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा कैल्शियम यूज हो रहा है। ठीक है, अगर कैल्शियम को रोक दिया जाए तो मैं अपने हाथ को मूव नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसी तरह जो हार्ट की मसल्स है ना, हार्ट क्या करता है, पंप कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फैल रहा है, कैल्शियम बहुत ज्यादा यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ड्रग है वीरापामिल, ये क्या करती है, ब्लॉक कर रही है, कैल्शियम के इन्फ्लक्स को रोक देती है। ठीक है, यहाँ पे रिड्यूस कर रही है, पूरा नहीं रोकी, पूरा रोक देगी तो हार्ट पंप करना बंद कर देगा। रिड्यूस कर रही है, कम कर रही है टू कार्डियक सेल्स, जो हार्ट के सेल्स हैं, जिससे कि डिक्रीज हो जा रहा है हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, मॉड्यूलेट किया है, बहुत ज्यादा जा रहा था तो उसको थोड़ा कम कर दिया है, जैसे कि हार्ट बहुत तेजी से ना धड़के, अगर बहुत हार्ट बीट तेज चल रही है, और कंट्रोल हो जाता है वो। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, लोकल एनेस्थेटिक्स। इंजेक्शन लग जाता है, सुन्न हो जाता है। तो अगर आप लोगों को न्यूरॉन का फंक्शन याद है, जिसको कि हम डिटेल में अभी सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे भी। ठीक है, सोडियम पोटेशियम के जो चैनल होता है, सोडियम पोटेशियम चैनल, ठीक है, इसके जो सोडियम पोटेशियम का जो चैनल होते हैं, ये बहुत तेजी से काम करते हैं। कब, जब नर्व इंपल्स यानी कि सिग्नल भेजना होता है। अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए, जो कि कर देता है कौन, लोकल एनेस्थीसिया, तो सिग्नल जाना बंद हो जाता है। तो इसीलिए जहां पे लग जाता है, जैसे दांत में इंजेक्शन लग गया या जहां लग जाता है, तो वहां का सिग्नल जाना बंद हो जाता है। तो वहां पे कट लगा लो, कुछ भी लगा लो, दर्द नहीं होता है फिर, क्योंकि वो दर्द का एहसास हमारे दिमाग तक जा ही नहीं रहा है, याद चैनल्स ब्लॉक हो गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल्स बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। आगे जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे वहां पे एग्जाम्पल आते रहेंगे बार बार। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कैसे काम कर रहे हैं ये जनरल मैकेनिज्म है। ठीक है, कि कोई ना कोई तरीका ड्रग अपनाती है इनमें से। नेक्स्ट, इंटरेक्शन विद ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं, ये भी क्या है, प्रोटीन्स के होते हैं। ये मूव कराते हैं मॉलिक्यूल्स को, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज वगैरह, ये सब चीजें हैं, इनको अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव कराते हैं। ठीक है, तो कुछ ड्रग इनहिबिट करते हैं, कुछ बढ़ा देते हैं ट्रांसपोर्टर की एक्टिविटी को, विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब देखते हैं यहाँ पर, ये भी बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ये आगे जाके आपको फिर मिलेगा। ठीक है, सिलेक्टिव सीरोटोनिन। सीरोटोनिन जो मेरा केमिकल है, उसका रीअपटेक, वापस से उसको एब्जॉर्ब करना रोक देता है। ठीक है, इनहिबिट सीरोटोनिन रीअपटेक, इंक्रीजिंग द सीरोटोनिन लेवल इन ब्रेन। ठीक है ना, एक्चुअली होता क्या है, सीरोटोनिन निकलता है, फिर वो वापस से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हमको ब्रेन में सीरोटोनिन चाहिए। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती है जिसमें सीरोटोनिन हमको चाहिए, तो ये सीरोटोनिन के रीअपटेक को रोक दे रहा है। तो ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, क्या कर रहा है, इसको रोक दे रहा है कि भाई एब्जॉर्ब मत करो, रहने दो ब्रेन में अभी। ठीक है, तो इस तरीके सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ये क्या करेंगे, इन ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक कर देंगे और सीरोटोनिन का जो एब्जॉर्प्शन है वो रुक जाएगा। ठीक है, पांचवा तरीका है डायरेक्ट केमिकल। डायरेक्ट जो केमिकल है हमारी बॉडी के अंदर, उससे इंटरेक्ट करता है, इसको आप लोग अच्छे से जानते हो। कुछ ड्रग एक्ट बाय केमिकली इंटरेक्टिंग विद द मॉलिक्यूल और आयंस। डायरेक्ट केमिकल्स या मॉलिक्यूल से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है इन द बॉडी विदाउट इन्वॉल्विंग रिसेप्टर। रिसेप्टर एंजाइम्स किसी से उसका लेना देना नहीं है। जो केमिकल है जिसकी वजह से दिक्कत है, उसके साथ डायरेक्ट जाकर के बढ़ जाएगा। कैसे, समझो, ये एग्जाम्पल सबको पता है। पेट में एसिड निकला, हमने एंटा एसिड पिया, उसे न्यूट्रलाइज किया, डायरेक्ट जाके एसिड के साथ मिला, उसे न्यूट्रल बना दिया। ठीक है, ये डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन होगी यहाँ पर। इस तरीके से भी ये एक्ट करते हैं। कुछ होते हैं नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं है फिजिकल केमिकल, इसको हम फिजिकल या केमिकल इंटरेक्शन में डाल सकते हैं। सम ड्रग एक्ट थ्रू नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म, स्पेसिफिक नहीं है, जैसे पीएच बदल देंगे वो। ठीक है, या ऑस्मोटिक प्रेशर बदल देंगे, या जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो इंटीग्रिटी, मतलब उसकी जो परमिबिलिटी वगैरह है उसको चेंज कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस को बदल देंगे।
ठीक है, उससे क्या होगा, इनडायरेक्ट इफेक्ट आता है। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं इसका। जो मैनिटोल है एक्ट एज एन ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ठीक है, जो मैनिटोल है एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि नॉन स्पेसिफिक है, उसका कोई स्पेसिफिक नहीं है कि उससे जाके मिलेगा इससे जाके, वो सिर्फ क्या कर दे रहा है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट पे जाकर के इफेक्ट डाल रहा है, जिसकी वजह से कोई इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो मैनिटोल हमने लिया, उसने क्या काम किया, यहाँ पे जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक यानी कि सेल के अंदर से पानी को बहुत ज़्यादा बाहर निकालेगा और यूरिन इंक्रीज होएगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक हो जाएगी। ऑस्मोसिस के जरिए पानी को ज़्यादा खींच रहा है, ब्लड में जा रहा है पानी, और वहाँ से फिर क्या हो रहा है, वो यूरेसिस, यूरिन बन के बाहर आ रहा है। ठीक है, एक परासरणी मूत्रवर्धक के रूप में कार्य करता है। क्लियर बातें? तो यहाँ पर उसने रिसेप्टर या कुछ और काम नहीं किया, तो हुआ क्या, और डायूरेसिस का काम किया। देखो डायूरेसिस की हमें जरूरत पड़ती है बहुत सारी जगहों पर, जब आगे चैप्टर्स आएगा तो उसमें डिटेल आएगी। जैसे एक सिंपल उदाहरण होता है, हाई बीपी होता है तब भी हम लोग डायूरेसिस करवाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम कर रहा है, नॉन स्पेसिफिक है इसका। नेक्स्ट आते हैं। ओके, तो ये 6 जो है मैकेनिज्म इसके, यही आपको पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जब जनरल क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग मैकेनिज्म, तो यही 5-6 पॉइंट आपको देने हैं। फिर अगेन ये फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ये सारे फैक्टर आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ड्रग का एक्शन, ड्रग काम कब नहीं करेगा, या ड्रग के एक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम 2 कैटेगरी में तोड़ सकते हैं। एक फार्माकोकाइनेटिक, यानी कि वो फैक्टर जो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को अफेक्ट करेंगे, वो ड्रग के एक्शन को भी अफेक्ट कर देंगे। और फार्माकोडायनेमिक, अफेक्टिंग ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। आओ देखते हैं। फार्माकोकाइनेटिक में सिंपल है, एज, जो बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, हम सबको पता है उनका क्या है, लिवर उतना बढ़िया काम नहीं कर रहा है। लिवर काम नहीं कर रहा है तो एंजाइम्स काम नहीं कर रहे हैं, एंजाइम्स काम नहीं कर रहा है तो ड्रग के एक्शन में अफेक्ट आ जाएगा। जैसे कि लोअर डोजेज ऑफ ड्रग आर ऑफन रिक्वायर्ड इन दिस पॉपुलेशन, जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनको डोज थोड़ी दी जाती है। ठीक है, क्योंकि ड्रग का एक्शन अलग हो जाता है, यहाँ पे अफेक्ट होता है। बॉडी वेट कंपोजिशन, मोटापा है या माल न्यूट्रिशन है, ड्रग का एक्शन बदल जाता है। हमने देखा ये डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देता है। जब डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म चेंज होगा, ड्रग का एक्शन भी बदल जाएगा। ठीक है, एग्जांपल, लाइपोफिलिक ड्रग में एक्यूमुलेट इन एडिपोज टिश्यूज इन ओबीस इंडिविजुअल। ड्रग्स कहाँ इकट्ठी हो जाती है, एडिपोज टिश्यूज में इकट्ठी हो जाती है। जब वो ड्रग वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में है तो वो टारगेट साइट पे नहीं जाएगी। ठीक है, तो बॉडी वेट एंड कंपोजिशन यानी कि ये क्या है, अफेक्ट करेंगी। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर में वेरिएशंस इन ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स, अलग अलग लोगों में जो ड्रग को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम्स हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अफेक्टेड हो जाएगा। किसी के अंदर ज़्यादा होगा, किसी के अंदर कम होगा। ठीक है, जैसे स्लो मेटाबोलाइजर्स ऑफ वारफेरिन में रिक्वायर लोअर डोज, जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म स्लो होती है, ये हम पढ़ चुके हैं मेटाबॉलिज्म वाले पार्ट में, वहाँ पे हमें वारफेरिन की डोज कम चाहिए होगी। ठीक है, डिजीज स्टेट, लीवर या किडनी गड़बड़ है तो दिक्कत है, यहाँ पे भी हमें क्या होता है, रिड्यूस ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन लीडिंग टू ड्रग एक्यूमुलेशन। अगर दवाई का मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन कम हो रखा है तो उसकी बॉडी में इकट्ठी होने की संभावना ज़्यादा है, एक्यूमुलेट हो जाएगी तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या है, डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जिससे कि अगर पेशेंट का रीनल फेलियर है तो डोज को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये वही सारी चीज़ें घूम फिर के आ जाएंगी, क्योंकि कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग गौर से देखें, जहाँ जहाँ पे वो काम कर रहे थे, ठीक है, मेनली रिसेप्टर्स हैं या आपका मेटाबॉलिज्म है तो एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो वही सारे फैक्टर घूम फिर के आ जाएंगे। ड्रग इंटरेक्शन, एंजाइम का इंडक्शन और इनहिबिशन, आगे वाला पार्ट आ गया यहाँ पर। कॉन्करेंट यूज ऑफ 2 ड्रग्स, एक साथ 2 दवाइयों को इस्तेमाल करने से या तो ये इंड्यूस करते हैं या रोक देते हैं मेटाबॉलिज्म एंजाइम को, यानी कि एक दवा दूसरे एंजाइम के मेटाबॉलिज्म के ऊपर अफेक्ट डाल देती है, तो दवाई का असर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। रिफेम्पिन, ये इंड्यूस करता है, एंजाइम इंड्यूसर होता है, रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये हमने पीछे पढ़ा था। अगर कोई फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी खा रही है और ये भी खा रही है तो इसकी जो है क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि ये वाले जो एंजाइम होते हैं ये बहुत तेज़ी से इसको मेटाबोलाइज करके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं।
बात समझ में आ रही है? घूम फिर के चीजें यहाँ पर वही आ जाएंगी, तो वही वाला एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पर। फार्माकोडायनेमिक फैक्टर, ये फार्माकोडायनेमिक बॉडी का वो थे काइनेटिक फैक्टर, ये बॉडी कैसे इफेक्ट कर रही है। रिसेप्टर सेंसिटिविटी, अब देखो रिसेप्टर्स कहाँ काम कर रहा था, ड्रग हमारा रिसेप्टर पे भी काम कर रहा था। तो होता क्या है, रिसेप्टर की जो सेंसिटिविटी है, बहुत लंबे समय तक दवा खाओ या कई बार थोड़ी सी दवा भी खाओ तब भी दिक्कत आ जाती है। सेंसिटिविटी अप रेगुलेशन, या तो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अगर, तो उससे क्या होगा, थोड़ी सी भी दवा खाइए तो असर कर जाएगी। और डाउन रेगुलेशन, सेंसिटिविटी अगर गिर गई है तो दवा, अब जो हम पहले अगर 200 mg खाते थे वो असर कर जाते थे, अब वो 200 mg असर नहीं करेगी। ठीक है, कह रहा है क्रोनिक ड्रग यूज, लंबे समय तक दवा का जब हम यूज करते हैं ये इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है नंबर ऑफ रिसेप्टर्स। जो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स हैं या तो वो बढ़ जाएंगे या वो गिर जाएंगे। ठीक है, तो सेंसिटिविटी भाई अगर बढ़ जाएंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर रिसेप्टर्स गिर जाएंगे तो सेंसिटिविटी गिर जाएगी, दवा उतने अच्छे से काम नहीं करेंगी, इससे दवा का रिस्पॉन्स गड़बड़ हो जाता है। इसका एग्जाम्पल दे रखा है बीटा एगोनिस्ट ओवर यूज। अगर बीटा एगोनिस्ट, अब बीटा एगोनिस्ट क्या होते हैं अभी इस पे जोर मत डालना, सुन लो, एक तरह की वैरायटी है। ठीक है, ये जो चैप्टर जो बहुत सारे टर्म्स अभी यहाँ अगर लग रहे हैं आपको कि ये नया टर्म है कुछ, तो परेशान नहीं होना, जैसे जैसे अगर हम पूरी फार्माकोलॉजी खत्म होगी तो उसके बाद जब आप इसको वापस रिवाइज करोगे तो बहुत आसान लगेगा। बीटा एगोनिस्ट एक रिसेप्टर होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो दवाइयाँ काम करती हैं उसको बीटा एगोनिस्ट कहते हैं। अगर हम उसका ओवर यूज करते हैं अस्थमा में, कैन लीड टू रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। उससे क्या होता है, रिसेप्टर की संख्या धीरे धीरे घट जाती है, तो क्षमता जो होती है दवा की वो गिर जाती है। ठीक है, फिर एक होता है टॉलरेंस और टैकाइफाइलैक्सिस। टॉलरेंस में क्या होता है, रिड्यूस रिस्पॉन्स। यहाँ पर दवा जो मैंने बताई थी, यहाँ पे एक्चुअली वो एग्जांपल यहाँ ना आके यहाँ आना चाहिए। जो दवा पहले 200 mg काम कर जा रही थी अब वो 200 mg काम नहीं कर रही है। ठीक है, बार बार दवा के उपयोग से उसी मात्रा पर दवा का प्रभाव कम हो जाता है। एग्जाम्पल, ओपियोइड टॉलरेंस रिक्वायर हायर डोज फॉर द सेम इफेक्ट। ओपियोइड टॉलरेंस, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे अल्कोहल इंसान पीता है, लगातार पीता है, तो एक टाइम के बाद उसका असर कम हो जाता है। ठीक है, इसी में एग्जांपल है ओपियोइड, जो ओपियोइड मेडिसिन होती हैं। टैकीफाइलैक्सिस क्या होता है, इसमें रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, कुछ ही डोज खाते हो 4, 5, 6, 8, 10, और उसी के अंदर एक होता है कि लंबे समय से खा रहे हो तब आपका रिस्पॉन्स कम हुआ, एक होता है कि कुछ ही फ्यू डोज खाई आपने, ठीक है, 4, 5, 6, 8, 10, और टॉलरेंस क्रिएट हो जाता है। आप कहते हो अरे 4-5 दिन तो बड़ा अच्छा काम कर रहा था, अब ये काम नहीं कर रही दवा। ठीक है, यानी कि वो टॉलरेंस डेवलप हो गया उसका। ठीक है, जैसे कि नाइट्रेट टॉलरेंस इन एंजाइना ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं कि हर किसी में होगा, किसी किसी इंसान में होता है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट प्लेसेबो और नोसेबो इफेक्ट। प्लेसेबो आपने सुन रखा होगा, जब नकली दवाइयाँ दे देते हैं, नकली नहीं, जैसे नहीं होता कि पेशेंट कहता है मेरे को यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, डॉक्टर पूरा चेक करता है, कहता है इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसके दिमाग में दिक्कत है, इसको गोलियाँ खानी है। तो एक मेडिसिन आती हैं नॉर्मल, केवल मेडिसिन की तरह दिखती हैं, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, मतलब भरा होता है मेडिसिन, लेकिन वो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। पेशेंट उसे खाता है, उसे लगता है कि डॉक्टर ने मेरे को दवा दिया, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव थेरेपेटिक इफेक्ट ड्यू टू साइकोलॉजिकल फैक्टर। यहाँ पे हमने मेडिसिन दी, जो मेडिसिन में कुछ नहीं था, केवल दिखने के लिए कैप्सूल था, और वो ठीक हो गया, डेट इज द प्लेसेबो इफेक्ट। और नोसेबो इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट ड्यू टू साइकोलॉजिकल फैक्टर। यहाँ पर क्या है कि दवा खा के वो बीमार पड़ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देन पैथोलॉजिकल फैक्टर, अगर वही कोई बीमारी है, डिजीज इंड्यूस्ड चेंजेस, डिजीज की वजह से कोई चीज चेंज आ रही है, बीमारी है। डिजीज कैन ऑल्टर रिसेप्टर एक्सप्रेशन और सेंसिटिविटी, बीमारी की वजह से रिसेप्टर जो होते हैं वो या तो अपना एक्सप्रेशन बदल देते हैं या उनकी सेंसिटिविटी बदल जाती है। एग्जाम्पल, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, अब हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म रिड्यूस कर देता है बीटा रिसेप्टर सेंसिटिविटी को। जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी घटा देता है, यानी कि अब दवा उसके ऊपर आएगी तो उतना अच्छा असर नहीं करेगी। ठीक है, थर्ड है एनवायरमेंटल एंड बिहेवियरल फैक्टर। ठीक है, जैसे कि डाइट और न्यूट्रिशन आप क्या ले रहे हो, उससे फूड और ड्रग का इंटरेक्शन होता है। फूड और ड्रग आपस में, देखो रिएक्शन नहीं है, इंटरेक्शन है। यहाँ पर कई बार कुछ दवाएं जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी आएगा,
कुछ जो फूड होते हैं कैन अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म, कुछ जो फूड होते हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। ये एग्जांपल हमने पहले ही पढ़ा देखा था, ग्रेप फ्रूट जूस इनहिबिट कर देते हैं CYP3A4 से। सीधा आप यहाँ पे एक एंजाइम ग्रेप फ्रूट जूस इनहिबिट सम एंजाइम्स ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, जिससे कि इंक्रीजिंग द ड्रग लेवल। अब वो एंजाइम्स क्या हो गए, गिर गए हैं, तो ड्रग का लेवल इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वो वाली दवाइयां जिनके ऊपर ये वाले एंजाइम काम कर रहे थे वो अब क्या है, काम नहीं कर रहे, तो कब मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, तो ड्रग का लेवल बॉडी में इंक्रीज कर जाता है। स्मोकिंग और अल्कोहल ये कुछ एंजाइम्स को इंड्यूस कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। स्मोकिंग इंड्यूस करता है CYP1A2। आप लोग ये वाला नाम मत लिखिएगा, याद नहीं होगा, ठीक है, आप सीधा लिखिएगा स्मोकिंग इंड्यूसेस सम एंजाइम, ठीक है, जिससे कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म बदल जाता है, ठीक है। अल्कोहल भी यही काम करता है। कॉम्प्लायंस एंड एडहेरेंस, ठीक है, ये पेशेंट के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, ये पेशेंट का बिहेवियर होता है, यानी कि उपचार पालन, यानी कि आप जो दवा दी गई है उसका कितना पालन कर रहे हैं। कॉम्प्लायंस, ठीक है, कि बिल्कुल जैसा बोला गया वैसा ही कर रहे हो, और एडहेरेंस बिल्कुल एकदम चिपके हुए हैं, जिस टाइम पे जो मेडिसिन बोली गई उसी टाइम पे वो मेडिसिन खा रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है, इससे जो दवा की क्षमता है वो गड़बड़ा जाती है, कई बार रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। एंटीबायोटिक क्या करती है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती है। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, अफेक्ट डालती हैं। ओके, टोटल 3 है, आप इसमें वो कर सकते हो, जैसे मैंने बताया 3 जैसे हेडिंग बना के सब हेडिंग बना सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट 1 2 3 4 जैसे मान लो नहीं करना है तो डायरेक्ट यहां पे क्या डाल सकते हो, 1 2 इस टाइप से, ठीक है। 6 7 8 पॉइंट कम से कम याद कीजिएगा 5 मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, बट हमारी थ्योरी खत्म हो गई है। अभी इसमें आपको 2 चीजें, यानी कि आपका एक तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे PYQ, ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ लो, और इसके अब मैं MCQ टेस्ट स्टार्ट करूंगा, ठीक है। टेस्ट की टाइमिंग थोड़ी सी इधर उधर की रखेंगे, ये शाम की क्लास पढ़ने के लिए ही रखेंगे, क्योंकि इसी टाइम पे अगर MCQ लूंगा तो फिर ये क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, तो मैं बता दूंगा। तो अभी आप लोग रीडिंग पहले से लेक्चर नंबर 1 से पढ़ना स्टार्ट कर दो। कल PYQ पढ़ने के बाद मैं बता दूंगा कि MCQ टेस्ट किस समय लूंगा, आप लोगों से मैं डिस्कस कर लूंगा कौन सा टाइम सुटेबल रहेगा इस टाइम के अलावा, जिससे कि कोई MCQ में आप लोगों का रिस्पॉन्स जरूरी है। अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो फिर मेरे को भी मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहां तक ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, इसको अच्छे से पढ़ें, समझें और थोड़ा सा रिवाइज जरूर कर लें, क्योंकि कल जब मैं आपको PYQ लगवाऊंगा तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और एक चीज फिर बता दूं, मैं जो PYQ लगवाऊंगा ये मत सोचना कौन से स्टेट का किस स्टेट का, सिर्फ आपको लगाना है, और PYQ में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको अच्छे से आपको लर्न कर लेना, उससे बाहर कहीं कुछ नहीं जाने वाला। क्लियर है बातें? ओके, चलिए इसको पढ़ो और रिवाइज करो, और बेटा कोई भी डाउट या चीज रहती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग जुड़ जाइए, लिंक मैंने दिया हुआ है ऐप में ही, जो हमारा आपके क्लास का ग्रुप है, ठीक है, वहां पर लिंक है, उस लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए। और जो भी आपका दिन भर में, फिर बता रहा हूं मैं, पूरा दिन आप लोग अगर पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस टाइम ही पढ़ रहे हैं, आप रात में ही पढ़ रहे हैं और कोई मन में आपके डाउट आ गया है, उस डाउट की आपने फोटो खींच ली या लिख लिया उस डाउट को, और बेटा ग्रुप में डाल दो। ग्रुप इसीलिए बना हुआ है, जब आपका डाउट आएगा तो अगले दिन जब भी क्लास होगी तो उस डाउट को मैं डिस्कस करूंगा, और नॉर्मल डाउट होगा तो तुरंत ही बता दूंगा, समझाने वाला डाउट होगा तो क्लास में उसे एक्सप्लेन करूंगा। तो इस चीज को आप लोग फॉलो करें। वैसे ये भी मुझे पता है डाउट्स काफी कम होते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट उसके बाद भी जिन जिनको डाउट होता है वो लोग ये काम करना स्टार्ट करें, ठीक है। ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप का यूज करें, ओके। और कुछ किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कोई नोट्स, कई बार ऐसा हो जाता है कुछ नोट्स थोड़ा सा आगे पीछे अपलोड होते हैं, मतलब मैं कई बार भूल जाता हूं या कई चीजें होती, कोई भी चीज आपके दिमाग में कुछ भी आता है, आपको लगता है कि यार नोट्स रह गया है, तो मुझे बोलो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है दिमाग में होता है कि वो चीज हो गई है बट होती नहीं है। तो कोई भी चीज है XYZ ऐप से लेके आपके टॉपिक से लेके कोर्स से लेकर के, आप मुझे ऑन द स्पॉट ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दो। ग्रुप इसलिए बना दिया है क्योंकि ऐप थोड़ा सा क्या, ऐप में मैसेज हाइड रहते हैं, ठीक है, और व्हाट्सएप रहेगा तो उसमें सबको पता चलेगा सारी चीजें, तो वहां से चीजें इजीली होती हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहते हैं उस ग्रुप से मेरे को इन्फॉर्म करते रहिए,
ठीक है, चलिए मिलते हैं और कल नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, नया सब्जेक्ट नया टॉपिक रहेगा। ओके, मिलते हैं कल। गुड नाइट।